नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम गाजा को लेकर ट्रंप के रियल एस्टेट प्लान और चीनी एआई चैटबॉट डीप सीक पर उठते गंभीर सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। वैश्विक एआई सम्मेलन की सह अध्यक्षता के लिए फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दोनों देशों को बताया महान शक्तियां। एआई पर महामंथन के लिए पेरिस में विश्व नेताओं का जमावड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराई गाजा को खरीदने और कब्जे में लेने की अमेरिकी प्रतिबद्धता। साक्षात्कार में कहा, फलस्तीनियों को नहीं होगा क्षेत्र में वापसी का अधिकार, थोड़ी दूरी पर मिलेंगे आवास। जारी है ट्रंप का धुआंधार टैरिफ एक्शन। सोमवार से एल्यूमिनियम और इस्पात पर 25% शुल्क। चीन द्वारा अमेरिकी आयात पर लगे शुल्क भी लागू। चीन ने कहा, व्यापार को हथियार न बनाए अमेरिका। दक्षिण कोरिया ने खोली चीनी एआई चैटबॉट डीप सीक की पोल। डेटा संग्रह प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाते हुए डेटा तक अनियंत्रित पहुंच का किया खुलासा। संग्रहित जानकारियों तक चीनी सरकार की पहुंच को भी किया रेखांकित। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी को खरीदने और कब्जे में लेने का इरादा एक बार फिर दोहराया है। इजराइल जहां ट्रंप के प्रस्ताव पर खुश है, वहीं हमास सहित कई अरब देश इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। इजराइल हमास संघर्ष विराम की वजह से गाजा में भले ही शांति हो, लेकिन इस पट्टी के भविष्य को लेकर जोरदार कूटनीतिक हलचल जारी है। अरब और कई यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पट्टी को खरीदने और कब्जे में लेने का इरादा फिर दोहराया है। ट्रंप ने कहा कि गाजा को एक बड़ी रियल एस्टेट साइट के रूप में सोचा जाना चाहिए। गाजा को विध्वंस स्थल बताते हुए ट्रंप ने यहां तक कहा कि अब वहां लौटकर जाने के लिए कुछ नहीं है। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि विस्थापित फिलिस्तीनियों को सुरक्षित क्षेत्र में आवास मिल जाए तो वो गाजा वापस जाएंगे ही नहीं। गाजा को खाली करवाने और वहां बड़े पैमाने पर इमारतें खड़ी करने का प्रस्ताव ट्रंप पहले भी दे चुके हैं, जिसे मिस्र और सऊदी अरब सहित क्षेत्र के लगभग सभी बड़े देशों ने खारिज किया था। ट्रंप के नए प्रस्ताव का भी विरोध देखा जा रहा है। हमास ने इसे बेतुका बताया और कहा कि गाजा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि इजराइल इस पर गदगद दिखाई देता है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के प्रस्ताव को रचनात्मक और क्रांतिकारी करार दिया। गाजा को ही लेकर नेतन्याहू का एक प्रस्ताव भी कूटनीतिक टकराव का कारण बन रहा है। सऊदी अरब नेतन्याहू के उस बयान पर भड़का हुआ है जिसमें सऊदी भूमि पर फिलिस्तीनी राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया था। एक इजरायली चैनल को दिए साक्षात्कार में नेतन्याहू ने कहा था कि सऊदी के पास बहुत जमीन है और उन्हें वहां फिलिस्तीनी राज्य बना लेना चाहिए। वक्तव्य से नाराज सऊदी ने बयान जारी कर कहा कि फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन पर अधिकार है। गौरतलब है कि ट्रंप ने मिस्र और जॉर्डन से गाजा की आबादी को अपने यहाँ बसाने को कहा था। तब भी दोनों देशों ने इस प्रस्ताव को आलोचना के साथ खारिज कर दिया था। जानकार गाजा को लेकर ट्रंप के प्रस्ताव को गंभीरता से ले रहे हैं। हाल ही में इजरायली पीएम और ट्रंप की वॉशिंगटन में मुलाकात हुई थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का इस बयान को दोहराना और भी अहम है। ट्रंप के इस प्रस्ताव को अमेरिका के सहयोगी देशों की तरफ से भी विरोध झेलना पड़ा है, लेकिन इजराइल इसकी सराहना कर रहा है। आने वाले दिनों में इसको लेकर कूटनीतिक उठापटक और टकराव का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप का जो ये प्लान है, ये पहले उन्होंने बोला था, लोग थोड़ा सा हल्के में उस वक्त ले रहे थे, लेकिन वो बार बार इस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। कितना गंभीर ये प्लान है और आप कितनी गंभीरता से देखते हैं इसको? राष्ट्रपति ट्रंप पहले से ही बहुत से मुद्दों पर इस तरह की बात कह चुके हैं, जैसे डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं
पनामा से पनामा का ऐलान लेना चाहते हैं। तो ये उसी में एक जुड़ती हुई कड़ी है। इसमें जो अलग बात है वो ये कि पहली बार एक दूसरा देश भी उनका समर्थन करते हुए नजर आता है। जैसे आपने जिक्र किया, नेतन्याहू ने उसका समर्थन किया है, इजराइल के प्रधानमंत्री ने। तो ये पहली बार है कि किसी इस तरह के प्रपोजल को कोई दूसरा देश भी समर्थन दे रहा हो। पर मुझे लगता नहीं है कि इसको लेकर कोई सीरियस सोच है राष्ट्रपति ट्रंप की भी। ये उनका एक मैक्सिमम प्रेशर बनाने का तरीका है, अपना नेतृत्व बनाने का उनका तरीका है कि मैक्सिमम प्रेशर दुनिया पर डाला जाए ताकि फिर उनको अपनी बात मनवाने में आसानी हो सके। आपको याद होगा 2016 के चुनाव में लगातार उन्होंने कहा था कि सीमा जो मैक्सिको के साथ है उस पर एक दीवार बनाई जाएगी और मैक्सिको उसको उसका खर्चा उठाएगा। वो अभी तक नहीं हुआ। फिर वो किम जोंग उन जो उत्तरी कोरिया के नेता हैं उनसे 3 बार मिले और दूसरी मुलाकात में कहा कि 30 सेकंड में हम दोनों को आपस में प्यार हो गया वगैरह वगैरह। वो समस्या बनी हुई है। तो ऐसा नहीं कि वाकई वो फिलिस्तीनियों को निकाल कर वहां अपना रियल एस्टेट रिवियरा बनाना जैसे बात उठ रही है बनाएंगे। ये केवल मैक्सिमम प्रेशर करने की बात है। अब देखें लगातार गाजा पट्टी पर आज जो है सीज फायर की उल्लंघन हो रहे हैं, वो वायलेशंस हो रहे हैं। आज हमस ने बाकी जो उनके पास इजरायली लोग उनकी हिरासत में हैं उनको छोड़ने से मना कर दिया है। तो वो ये सब तनाव बनने से वहां जो थोड़ी सी शांति व्यवस्था बनने की उम्मीद बनी थी, मुझे लगता है उस पर और भी नकारात्मक असर होगा। आपने जैसे खुद कहा अपनी रिपोर्ट में, जितने भी अरब के देश हैं, सऊदी अरेबिया उनमें बहुत ताकतवर है। उन्होंने, इजिप्ट ने, जॉर्डन ने इसका समर्थन नहीं किया। केवल इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया या समर्थन किया है। लेकिन सर यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि इस प्रपोजल में गलत क्या है, क्योंकि गाजा तो पूरा खत्म हो चुका है। अगर वो ये ऑफर करते हैं कि गाजा के लोग कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं, यहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे, गाजा के लोगों को घर भी मिल जाएगा और ये इलाका वो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट का रिवेरा इसको बनाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, वो फिलिस्तीनियों को कुछ दिन जाने की बात नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी यहाँ नहीं रहेंगे, वो दूसरे देशों में, इजिप्ट में, जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में जाकर रह सकते हैं और इस जगह को वो एक रियल एस्टेट रिवेरा की तरह डेवलप करना चाहते हैं। रिकंस्ट्रक्शन युद्ध खत्म होने के बाद कोई नई बात नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर लगातार हर युद्ध के बाद रिकंस्ट्रक्शन होता है, पर वहां के नागरिकों को सहूलियत देने के लिए होता है, वहां की संस्थानों को, अरेंजमेंट्स को वापस सक्षम बनाने के लिए होता है, न कि वहां के नागरिकों को वहां से भगाने के लिए। और खासकर जब गाजा पट्टी पर पहले से ही इतना तनाव है कि फिलिस्तीनियों को अपना राज्य या राष्ट्र बनाने में पूरी तरह से वो सक्षम नहीं हो पाए अभी तक, तो उसके चलते ये पुरानी जो इश्यूज हैं जिसको लेकर लगातार अरब देश एक समय में बिल्कुल एकमत थे कि वहां केवल फिलिस्तीनी राष्ट्र बनना चाहिए, इजराइल नहीं बनना चाहिए। बाद में इजराइल बना और उसका प्रभाव बना और दबदबा बन गया वगैरह वगैरह। तो अब ये कहना कि गाजा पट्टी से वहां के जो नागरिक हैं वो वहां से छोड़कर कहीं दूसरे देश चले जाएं और यहाँ वो अमेरिकन एक कॉलोनी के तरीके से कुछ टूरिस्ट पर्यटन को लेकर कुछ उसको तैयार किया जाएगा, ये बिल्कुल मान्य नहीं है। इसको कोई देश नहीं मानेगा। लेकिन अगर इस पर थोड़ा अगर बातचीत आगे बढ़ती है और ये बातचीत यहाँ तक पहुँचती है कि जो फलस्तीनी हैं, जो गाजा पट्टी के निवासी हैं, उनको भी बाद में वहीं रहने दिया जाएगा, उनको घर भी दिया जाएगा, यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन भी होगा, तो अगर यहाँ तक ये बातचीत आती है तो तब आप कैसे इसको देखते हैं? मुझे नहीं लगता है कि उनको वहां से कहीं दूसरे देश जाने की जरूरत है। रिकंस्ट्रक्शन लगातार उनके वहां रहते हुए हो सकती है और ये बिल्कुल अभी तक साफ जाहिर नहीं है। इसमें बिल्कुल नहीं कहा गया कि वो चाहते हैं कि फिलिस्तीनी जाएंगे और वो जितना बढ़िया से वो कह रहे हैं कि वो एक रेवियरा टूरिस्ट पर्यटन के नजरिए से जगह बनाएंगे, वो नहीं कह रहे कि फिलिस्तीनी लोग आएंगे और वहां रहेंगे वापस। वो अपना रियल एस्टेट के नजरिए से उसको बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि नेतन्याहू इसका समर्थन केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले तक जब जो बाइडेन की सरकार थी तो सर्वसम्मति थे, सभी लोग कह रहे थे कि युद्ध समाप्त होते ही नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म हो जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के आते ही उनको उम्मीद बनी है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर बना रहेगा आने वाले समय में, इसलिए जो बात भी ट्रंप कहेंगे वो नेतन्याहू उसका समर्थन करेंगे, चाहे उसमें कोई लॉजिक हो ना हो।
और कोई देश दूसरा इसको सपोर्ट नहीं करेगा, ना कर रहा है। ठीक है। और ये लगातार जो कनाडा को लेकर बातें हैं, मैक्सिको को लेकर बातें हैं, पनामा को, ग्रीनलैंड को लेकर बातें, ये संभव नहीं है। केवल ये अपना दबदबा बनाने का एक खास तरीका है राष्ट्रपति ट्रंप का। ठीक है। सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर है, उस पर अभी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर हम चलेंगे। चीनी एआई चैटबॉट डीप सीक पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने इसको लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस सब के बीच ट्रैफिक को लेकर डीप सीक ने अपनी समकक्ष अमेरिकी कंपनियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। डीप सीक पर आरोप है कि इसका उपयोग चीन दूसरे देशों के लोगों की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी कर सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। चीन के एआई चैटबॉट डीपसीक को आकर धमाल मचाए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए कि व्यक्तिगत डेटा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने डीपसीक द्वारा अत्यधिक व्यक्तिगत डेटा संग्रह किए जाने का सनसनीखेज खुलासा किया है। साथ ही सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देकर अपने देश की सरकारी एजेंसियों को चेताया भी है। राष्ट्रीय खुफिया सेवा एनआईएस ने जिन बिंदुओं को रेखांकित किया उनमें ऐप की असामान्य डेटा संग्रह प्रैक्टिसेस और कीबोर्ड इनपुट पैटर्न पढ़ना शामिल है। एनआईएस ने खुलासा किया कि डीपसीक विज्ञापनदाताओं को यूजर डेटा तक असीमित पहुंच प्रदान करता है। साथ ही चीनी सर्वर पर जानकारी संग्रहित की जाती है जिसकी चीनी सरकार के लिए उपलब्धता स्थानीय चीनी कानूनों के अनुसार संभव है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील सवालों पर डीपसीक के जवाबों में विसंगतियों को भी उजागर किया। वैसे दक्षिण कोरिया के कुछ सरकारी कार्यालय अपने यहाँ इससे पहले ही ब्लॉक कर चुके हैं। डीपसीक को अमेरिका में नासा और नौसेना जैसी एजेंसियों ने ब्लॉक किया है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया, इटली और ताइवान में इसके प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी सरकारी आदेश सामने आए हैं। यह पहली बार नहीं है जब डीपसीक को लेकर सवाल उठे हों। चीनी विदेश नीति और आंतरिक राजनीति से जुड़े सवालों पर इसके रिस्पॉन्स खूब चर्चा में रहे हैं। उधर डीपसीक आने के बाद अमेरिकी चैटबॉट चैटजीपीटी का बाजार सिमटने की अटकलें फिलहाल निराधार साबित हो रही हैं। ताजा आंकड़ों को देखें तो जनवरी 2025 में चैटजीपीटी ने विश्व की टॉप 10 वेबसाइट लिस्ट में 6ठा पायदान हासिल किया है। चैटजीपीटी की यह अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है, जिसमें वेबसाइट पर ट्रैफिक में 5.91% का इजाफा देखा गया। वहीं सूची में कई नामी कंपनियों का ट्रैफिक धीमा भी पड़ता दिखाई दिया है। यूट्यूब में यह गिरावट 0.91% और फेसबुक में 0.24% रही। याहू में तो 1.5% की बड़ी गिरावट आई। वहीं बढ़त बनाने वालों में एक्स का प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसने अपने ट्रैफिक में 3.35% का इजाफा दर्ज किया। इंस्टाग्राम में भी 3.19% की उल्लेखनीय वृद्धि रही। सूची में 29.21% ट्रैफिक भागीदारी के साथ गूगल टॉप पर है। डीपसीक अपने साथ जितनी संभावनाएं और नवाचार से जुड़े जितने सपने लाया है, उतने ही गंभीर सवाल भी हैं। वैसे भी एआई के दौर में डेटा संरक्षण और डीफेक की चुनौती जैसे मुद्दे वैश्विक चिंता का विषय बने हुए हैं। फ्रांस और भारत की संयुक्त मेजबानी में पेरिस में हो रहा एआई सम्मेलन भी इसी की मिसाल है।
प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर सिंह, ये डीप सीक ऐप आया है, जिस तरह से चैट जीपीटी है उसी तरह का, और इसको लेकर के अभी आरोप लग रहे हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने भी आरोप लगाए हैं, कई देशों में इसको बैन भी कर दिया गया है। आरोप ये है कि एक तो ये विज्ञापन जो देने वाले लोग हैं उन तक कई सारे जो यूजर्स के डेटा है वो उनको देता है, और दूसरा ये चीन के लिए जासूसी का एक यंत्र भी हो सकता है। क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो कोई भी नई तकनीक आती है वो जीवन शैली को थोड़ा उथल पुथल करती है, और उसमें आप देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो क्रांतिकारी बदलाव लाने का एक तरह से उसका पोटेंशियल है। और हमें फिलहाल शायद ये मालूम है कि बहुत कम मालूम हमको है कि एआई क्या कर सकता है। तो जब देखते हैं कि चैट जीपीटी पहले आया तो उसका प्रभाव जीवन में पड़ा, फिर डीप सी आया अभी, तो डीप सी को लेकर ये काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो किस तरह से काम करता है। और खासकर जैसे आपकी अभी रिपोर्ट में कहा गया कि साउथ कोरिया के कुछ जो है सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उसने इसका इस्तेमाल, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि उसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उनकी अपनी असेसमेंट में लगता है कि जो भी आप अपने फ़ोन या टैबलेट पे लिखते हैं वो उसकी जानकारी ये डीप सीक एक्सेस करता है, और फिर आपको उस तरह के एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाते हैं जो अपनी सर्वर्स पर आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन वो सेव कर सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि केवल इतना ही नहीं कि अलग अलग भाषाओं में वो अलग अलग उत्तर देता है चीज़ों के, बल्कि बहुत सी चीज़ें जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स किस तरह से बनाए जाएं, इस तरह की जानकारी दे सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन, आप देखें, एक सिंगल वन पार्टी का रूल्ड कंट्री है, और वो सभी सूचनाओं पर बहुत कड़ा एक तरह से नजर रखते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं, रोक लगाते हैं कि सिंह साहब आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच गए हैं, और आइए हम दृश्य दिखाते हैं कि वो पेरिस में जब अपने होटल में पहुंचे तो किस तरह से जो भारतीय समुदाय है उन्होंने वहां पर गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं, और पेरिस में काफ़ी उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एआई एक्शन समिट में वो वहां पर हिस्सा लेंगे। पेरिस के बाद वो फ्रांस के बाद अमेरिका की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। वहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मुलाकात होने वाली है। और इस बीच में हम बात कर रहे थे डीप सीक को लेकर के, लेकिन हम दोबारा फिर इन दृश्यों की ओर जाएंगे। ये आप दृश्य देखिए।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में है इस वक्त और वहां पर उनका भारतीय समुदाय स्वागत कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में है जहां उनका इस वक्त भारतीय समुदाय वहां पर स्वागत कर रहा है होटल पे। हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य पेरिस से जुड़ रहे हैं। तापस, कितनी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की यात्रा? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं इसे बता नहीं सकता कि ये जो पूरी यात्रा है ये और ये सिर्फ 3 दिवसीय यात्रा जो है यहाँ पे फ्रांस की नहीं उसके बाद यूएस की, ये पूरा का पूरा एक डिप्लोमेसी का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। फ्रांस की बात करूँ तो अभी प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो लोकल समय है इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ से इसके बाद प्रधानमंत्री निकलेंगे। एक हेड ऑफ द स्टेट के ऑनर में एक डिनर रखा गया है फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, तो वहां पे जाएंगे और वहां से ये डिनर करके कल से शुरू होगा एआई समिट का शुभारंभ। और एआई समिट में मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के करीब 100 देशों के हेड ऑफ द स्टेट, टेक पायनियर्स जो हैं, जो पॉलिसी मेकर्स है, ये सब आएंगे और ये एक एआई समिट का एक नया स्वरूप देने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने से पहले खुद कहा कि एआई जो है अब है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी कि भारत की जो एस्पिरेशंस है वो इस एआई में समिट में हमें देखने को मिलेगी और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जिस तरीके से लोगों में उत्साह है वो सच में बयां करने, मतलब मैं बयां नहीं कर पाऊंगा, वो देखना और वो महसूस करना बहुत जरूरी है। इंडियन डायस्पोरा इस बारिश में भी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री आ रहे थे तो यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही थी, ठंड है, अच्छी खासी ठंड भी है, लेकिन उसके बावजूद एक लाइन लगा के ये होटल के बाहर वो प्रधानमंत्री की एक दीदार को तरस रहे थे। और वो आज हमने देखा कि कितने ज्यादा प्रधानमंत्री पॉपुलर है पूरे ही विश्व में। हम हर जगह गए हैं, आप भी चंद्रशेखर बहुत जगह पे गए हो, लेकिन आज हमने फ्रांस में एक नया अध्याय देखा। फ्रांस में पेरिस में खास तौर से जो हब है, कैपिटल है, इंडियन डायस्पोरा जिस तरीके से उमड़ा, जिस तरीके से वो नारे लगा रहे थे प्रधानमंत्री के एक दीदार के लिए, मोदी मोदी का जो नारा था पूरा पेरिस में, ये जो होटल प्लाजा अथीने है यहाँ पे इसके आसपास सब गूंज रहा था।
यहाँ के जो फ्रेंच लोग हैं वो सच में एक तरह से देखने लगे कि इतना पॉपुलर कोई प्रधानमंत्री हो सकता है। उनके भी प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इतना पॉपुलर शायद ही कोई लीडर रहा है पूरे विश्व में। और इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरीके से स्वागत किया वो सच में काबिल तारीफ है, शानदार रहा है। और कल से शुरू होगा AI समिट, जहाँ पे भारत रखेगा पूरे ग्लोबल साउथ की एक तरह से अग्रणी भूमिका निभाएगा। ग्लोबल साउथ क्या चाहता है, क्या जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो चाहते हैं कि AI जो है वो किसी एक के लिए ना हो, सबको इसके फायदे मिले। किस तरीके से इसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको ठीक किया जा सकता है, ये सब जो अलग अलग एस्पेक्ट है वो इन पे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इसके को चेयर है, इंडिया फ्रांस के साथ को चेयरिंग कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगला जो ये जो AI का जो अध्याय है वो भारत और फ्रांस मिलकर लिखने वाला है। जोशी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया तापस इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में हैं, वहाँ पर वो AI समिट में वहाँ पर वो हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ वो फ्रांस के एक शहर मार्सेले भी जाएंगे। वहाँ पर वो भारत का जो नया वाणिज्य दूतावास वहाँ पर खुल रहा है उसका भी वो उद्घाटन करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फ्रांस की यात्रा है प्रधानमंत्री की। और फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात है। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जुड़े हुए हैं। स्वर्ण सिंह जी, आपको मैं शुक्रिया कहूँ, उससे पहले एक छोटा सा सवाल कि AI समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हुए हैं और हम AI को लेकर के ही बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे संक्षेप में? देखिए, भारत का जो क्रेडेंशियल्स हैं एक तकनीक का हब के नजरिए से, उसमें दो चीजें बड़ी खास हैं। एक तो ये कि हर नई तकनीक को, आधुनिक तकनीक को बहुत सस्ते दामों पर भारत तैयार करता है, और दूसरा उसको बड़ी संख्या में जमीन पर लागू भी करता है। तो ये मुझे लगता है कि जो दूसरे देश हैं उनको ये भारत में अलग लगता है। और इसके अलावा जब AI की बात करते हैं तो आपको याद होगा पिछले साल भारत ने एक शिखर सम्मेलन AI को लेकर, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल पार्टनरशिप का एक शिखर सम्मेलन करवाया था। और उसमें भारत की जो सोच सामने आती है वो मुझे लगता है कि फ्रांस के साथ थोड़ी मिलती है। दोनों ही एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी में, और जब AI पर बात करते हैं तो उस पर वो कहते हैं कि इस पर एथिकल अप्रोच होनी चाहिए, डेवलपमेंटल अप्रोच होनी चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो उसमें भारत ग्लोबल साउथ की भी बात करता है। तो AI के अलावा बहुत से दूसरे क्षेत्रों में भी भारत, जैसे आप लीजिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है 2015 में भारत ने और फ्रांस ने मिलकर चालू किया। उसके बाद जो हम बात करते हैं कि CDRI जो है वो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो भी भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर दोनों ने शुरू किया। तो उसी तरह से ये AI में भी किस तरह से भारत और फ्रांस तालमेल बनाकर आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए भारत को कोचेयर बनाना ये एक रिकॉग्नाइज करता है कि यूरोप के देश और खासकर फ्रांस भारत को बहुत ही अहम हिस्सेदार मानता है AI को लेकर आगे बढ़ने के लिए। ठीक है सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन तमाम विषयों पे आपने अपना विश्लेषण और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्पात और एल्युमिनियम के आयात पर 25% शुल्क लगाने का फैसला लिया है। फ्रांस और यूरोप ने इस फैसले का विरोध किया है। फ्रांस ने शुल्कों का समान जवाब देने का संकेत दिया है। इससे एक नया तनाव पैदा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला व्यापार के क्षेत्र में दुनिया में नई हलचल पैदा कर सकता है। यूरोप के साथ साथ कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको, चीन और दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका की तनातनी बढ़ सकती है। बांग्लादेश में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। पिछले दिनों हुई हिंसा का बहाना बनाकर मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े नेताओं के खिलाफ ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। शनिवार देर रात से शुरू हुए इस अभियान के तहत अभी तक 1300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी डॉक्टर नसीमुल गनी ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य देश को अस्थिर बनाने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार कर उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करना है।
श्रीलंका में एक बंदर की वजह से रविवार 9 फरवरी को पूरे देश की बिजली चली गई। ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कुमार जयकोडी ने बताया कि एक बंदर पावर स्टेशन ग्रिड के ट्रांसफार्मर के संपर्क में आ गया। इससे सिस्टम में असंतुलन पैदा हो गया और पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। इससे लोगों को जनरेटर पर निर्भर होना पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना का मजाक उड़ाते हुए संबंधित अधिकारियों की आलोचना की है। वेटे वेंडोसजे पार्टी रविवार के संसदीय चुनाव में पहले स्थान पर रही, लेकिन गठबंधन सहयोगियों के बिना शासन करने के लिए आवश्यक पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई। 2021 के मुकाबले में पार्टी के वोट समर्थन में गिरावट आई है, लेकिन प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती बाल्कन देश में अगली सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस योहानिस ने विपक्षी हार्ड राइट दलों द्वारा उन पर महाभियोग चलाने की योजना बनाने से पहले सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। योहानिस का दूसरा और अंतिम कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को समाप्त हुआ था, लेकिन रोमानिया की सर्वोच्च अदालत ने उत्तराधिकारी चुने जाने तक उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा था। दरअसल अदालत ने तब हुए राष्ट्रपति चुनाव को रूसी हस्तक्षेप के कारण रद्द कर दिया था। कोलंबिया में राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया सरकार के पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया सरकार में अराजकता फैल गई है। पेट्रो द्वारा लाइव टेलीविजन पर अपनी टीम की आलोचना करने के बाद बढ़ते तनाव के बीच यह कदम उठाया गया है। वहीं सरकार के कुछ सदस्यों ने हालिया नियुक्तियों की निंदा की है।